जो सैनिक राष्ट्र सेवा में ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। उसके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है। कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। ध्वज से लपटे शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है। चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनके साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए जाबाजों को अंतिम विदाई आज दी गई। यह ऐसा क्षण था जिसकी परिकल्पना शायद किसी ने भी नहीं की थी, और यह ऐसा पल था जिस पर कोई भी शायद अपनी आंखों को नम होने से नहीं रोक पाया। इन तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारा आज का ये खास कार्यक्रम सीडीएस जनरल बिपिन रावत और देश के तमाम जाबाजों को समर्पित। रिपोर्ट आप देखिए। आज ना तो कोई धर्म है, ना तो कोई मजहब है। आज अगर कुछ है तो केवल आंखें नम है, और बस आंखें नम है। जब गन कैरीज पर शुरू हुआ चीफ का अंतिम सफर, तो पार्थिव शरीर के साथ चल पड़ा कारवां, जहां ना तो कोई जाति है और ना ही कोई धर्म। बस आंखों में आंसू और दिल में गम है, देश के योद्धा के चले जाने का गम, जिसे लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसके अलावा जगह जगह बिपिन रावत के होर्डिंग लगाए गए। चारों ओर बस एक ही आवाज गूंज रही है, एक ही नारा गूंज रहा है, जब तक सूरज चांद रहेगा बिपिन जी का नाम रहेगा। प्रक्रिया को में हिस्सा लिया है और अब उन्हीं के द्वारा अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाने वाले देश के वीर और पहले सीडीएस बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। पूरे देश की तरफ से सीडीएस बिपिन रावत को भावभीनी श्रद्धांजलि। आज जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकला, तो राजधानी की सड़कों पर जैसे पूरा देश ही उतर कर आ गया। सभी की आंखें नम थी। कुछ युवा तो उनके वाहन के साथ, जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा गया था, हाथ में तिरंगा लेकर उनके घर से लेकर और बरार स्क्वायर तक दौड़ते रहे। और यह दृश्य सभी के लिए भावुक होने वाला दृश्य था। 17 तोपों की सलामी उन्हें दी गई।
जो पैनल में मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे कराऊं। मेरे साथ रिटायर्ड सूबेदार विजेंद्र ठाकरान जी मौजूद हैं। मेरे साथ सीआईएसएफ के रिटायर्ड इंस्पेक्टर तेजवीर सिंह जी मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल सुखवेंद्र राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कामेश्वर पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अमित नेहरा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सर। शुरुआत कर्नल साहब मैं आपसे करना चाहता हूं। गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन से देश के पहले सीडीएस का जिम्मा संभालना, आज अगर वो जिंदा होते तो देखते कि कितनी बड़ी और कितनी शानदार विरासत वो अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। कर्नल साहब, ये आज बड़ा दुख का दिन है कि हमने 13 वीर योद्धाओं को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। विपिन रावत जी पहले हमारे सीडीएस थे और उन्होंने कमीशन 511 GR गोरखा राइफल्स में 1978 में कमीशन लिया था और 31 दिसंबर 2016 में वो इंडियन आर्मी के चीफ बने और फिर 31 दिसंबर 2020 में उनको सीडीएस की का जिम्मेवारी सौंपी गई। जनरल विपिन रावत का अगर हम फौज में इतिहास देखें तो उन्होंने हर ओहदे पर और हर फ्रंट पे जहां चैलेंज हम जिसे कहते हैं कि फील्ड नौकरी और चैलेंज की नौकरी, वो उन्होंने नौकरी करी और बहुत अच्छे से की। चाहे वो यूएन मिशन है, चाहे वो कारगिल की लड़ाई है, चाहे वो चाइना बॉर्डर है, हर जगह वो अपने सर्विस के दौरान तैनात रहे और एक बहुत ही इतिहास, लंबा इतिहास, सुनहरा इतिहास वो पीछे छोड़ के गए हैं हम लोगों को फॉलो करने के लिए। तो इतना ही मैं उनके बारे में भी बोल सकता हूं। बिल्कुल। कामेश्वर जी, आप क्या कुछ खूबी देखते थे, किस तरह से उनके व्यक्तित्व में, चरित्र में, लीडरशिप क्वालिटी? पहले तो मैं उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए, जबकि पूरा देश आज देख रहे हैं, आप सुबह जब से न्यूज आई है, जब से लोगों ने सुना है, लोगों की आंखें भरी हुई हैं और इन्हीं भरी हुई आंखों से मुझे कई हादसे, मैं तो ईएमई से हूं और मेरा टेक्निकल कोर था, लेकिन हमारा उनसे सामना हुआ। हम किसी सैनिकों के वेलफेयर के लिए उनसे मिले जब वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन के आए ही थे। तो हमारा एक टीम गया और 2-3 बार हमारा मौका मिला कि सैनिकों के वेलफेयर के लिए। वे ग्राउंड टू द अर्थ थे, वो इतने सुलझे हुए थे, इतने उनको चाहे हम 4 आदमी बैठे हुए हैं किसी पैनल पर या उनसे किसी बात पर डिस्कशन हो रही है, कई बार लोग कुछ बोल जाते हैं, लेकिन वो शांति से सबकी बात को सुनते थे और सुन करके फिर उसके बाद उचित वो फैसला देते थे। बहुत ही सुलझे हुए और इतने ग्राउंड टू द अर्थ थे कि किसी को कोई झिझक नहीं होती थी कि हम इतने सीनियर अफसर के सामने बैठे हुए हैं और उस समस्या का कुछ न कुछ वो हल निकालते थे। तो मैं तो देश ने एक बहुत बड़ा रत्न खो दिया है और इसकी भरपाई करने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल। ठाकरान साहब, मैं आपके पास आऊंगा। पहले कमेंट को लेकर क्या कुछ आप अपने श्रद्धांजलि में कहना चाहेंगे जनरल साहब के लिए, उन तमाम जाबाजों के लिए जो इस हादसे का शिकार हुए? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज की तरफ से और अपनी तरफ से जनरल सीडीएस विपिन रावत जी को और उनके जो हमारे 13 सैनिक और जो शहीद हुए हैं, अफसर हैं, उनको सभी को बड़ी श्रद्धांजलि देता हूं, भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। और बड़ा दुख है कि इस तरह का हादसा हमारे देश में, जो कि एक बहुत ही हाई लेवल का वो था, उसका इस तरह का हादसा हो गया है। इस पर मेरे को थोड़ी चिंता भी है कि भाई इस तरह का हादसा नहीं होना चाहिए था अगर इसमें कहीं कोई गड़बड़ है तो। और मैं उसके परिवार को, उन सभी परिवारों को
कार बोलते हुए ये कहना चाहता हूं कि भगवान उनको इतनी हिम्मत दे कि वो अपने जो अजीज थे उनको खो दिया है देश के लिए उन्होंने, तो उनकी हिम्मत बढ़ाए, उनको सहने की शक्ति दे। और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी शूरवीरों को भगवान अपनी उसमें ऐसी जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे कि वो आने वाले समय में दुनिया में उनको याद किया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे कि आपने कहा कि हादसा कैसे हो गया इस पर विश्वास करना थोड़ा सा कठिन काम है अपने आप में। हम डिस्कस करेंगे इस पहलू पर भी, क्योंकि 14 में से 10 जवान, उनके तो शव इतनी बुरी तरह से बर्न्ट हैं, जले हुए हैं कि अभी तो डीएनए टेस्टिंग की प्रोसेस से होकर उन्हें गुजरना है। जो ग्रुप कैप्टन है वरुण सिंह, उनका 45% से ज्यादा बर्न्ट इंजरीज उन्हें हैं, अभी मौत के साथ वो जंग लड़ रहे हैं। हमारी ईश्वर से कामना है उनके प्रति। मैं आपके पास आता हूं तेजवीर जी इन्हीं सवालों को लेकर। ये एक एंगल बन रहा है क्योंकि लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनसे पहले भी स्काउट के 2 हेलीकॉप्टर्स आए थे, उन्होंने पूरे उस रूट को ट्रैक किया था, देखा था कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है, जो भी तय प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब वो तो सबसे बड़े सेनापति थे भारत के। क्या कुछ लग रहा है इस पूरे प्रकरण के अंदर? हालांकि अभी जब तक ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती है, कुछ और जांच के पहलू, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जांच सामने नहीं आ जाती, तब तक इंतजार करना होगा। लेकिन शुरुआती दौर पर अगर देखें तो ये वाला एंगल भी बन रहा है क्या? देखिए केशव जी, सबसे पहले तो मैं सीडीएस जनरल विपिन रावत, उसके साथ जो ORs, JCOs ऑफिसर और जो मिसेज रावत थी, उनके प्रति हरियाणा न्यूज की तरफ से और जो पैनल हमारा बैठा हुआ है उनकी तरफ से और पूरे हरियाणा और भारतवर्ष की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस वीर योद्धा को, राष्ट्रीय योद्धा को, सदी के महानायक को हमने खो दिया, जिससे इस देश को पूरी बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके परिवार को, 2 बच्चियां जो रही हैं और जो जितने भी सैनिक थे, उनके परिवार को ईश्वर उनको हिम्मत दे, हौसला दे, ताकि वो आगे आने वाले समय में सर्वाइव कर सके। रही दूसरी बात जो आपने कहा कि हेलीकॉप्टर के बारे में, चॉपर के बारे में, वो ऐसा हेलीकॉप्टर बताते हैं, मैं टेक्निकल तो नहीं हूं, लेकिन जैसे मैंने सुना है आर्मी के अफसर, रिटायर्ड अफसर और कि वीआईपी को लाना ले जाना करते रहते हैं वो। और अच्छा, सबसे जो बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर था वो हेलीकॉप्टर था। उसमें कुछ ऐसी इधर उधर की कोई गुंजाइश मैं नहीं समझता कि हुई हो। कोई टेक्निकल कोई फॉल्ट रहा होगा तो जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं वो ब्लैक बॉक्स वगैरह में जो भी कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी तो वो देखने वाली बात है कि उसमें क्या आता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कोई इसमें गड़बड़ किसी प्रकार से कोई लीटे या इधर उधर की कोई ऐसा कुछ नहीं लगता। ठीक है, मैं कर्नल साहब के पास भी आऊंगा इस सवाल को लेकर। उससे पहले लेकिन मैं अमित नेहरा जी के पास आ रहा हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित जी, क्या कुछ देख रहे हैं आप पूरे प्रकरण में? क्योंकि इतना तो तय है कि क्षति बहुत बड़ी हुई है भारत को, भारतीय सेना को, पूरे हमारे डिफेंस सिस्टम को। देखिए, निसंदेह केशव, सीडीएस का जाना, देश के जो सबसे बड़े सेनापति का जाना और साथ में 12 और व्यक्तियों की जान जाना एक बहुत बड़ी क्षति है और इसकी भरपाई होना मुमकिन नहीं है। हालांकि समय के साथ साथ ये भरपाई हो जाएगी, लेकिन उनकी कमी अखरेगी हमें। जो सीडीएस थे हमारे विपिन रावत, तो इतने ब्रिलियंट थे कि 33 साल पहले एक तरह हुआ था इस तरह का काम कि जो जूनियर ऑफिसर थे उनको सुपरसीड करके एक जनरल बनाए गए थे, जनरल एएस वैद, आपको पता होगा, 1983 में। तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए उनको जनरल बना दिया था, उनके सीनियर को दरकिनार करके। और इसी तरह विपिन रावत जी को भी जब अपना सेनाध्यक्ष बनाया था तो 2 जो ऑफिसर थे उनसे उनके सीनियर, तो उनकी प्रतिभा को देखते हुए सरकार ने उनको जनरल बनाया था। तो उसे पता चलता है कि वो काफी प्रतिभाशाली थे।
अब बात आती है आपके सवाल की, जो आपने 2-3 प्रतिभागियों से पूछा है कि दुर्घटना के कारण क्या है। देखिए, बात आपकी जायज है, क्योंकि तीनों सेनाओं का जो सबसे बड़ा सेनापति होता है भारत में, वो राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर सीडीएस की बात की जाए तो नंबर 2 की हैसियत आ जाती है एक तरह से उनकी, क्योंकि तीनों सेनाएं, जो थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है, वो तीनों उनके अंडर थी। तो एक जो टॉप जो टेक्नोक्रेट जिसको हम बोल सकते हैं भाषा में, उनका जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि ये कैसे हुआ होगा। जिस चॉपर में वो यात्रा कर रहे थे, वो चॉपर था अपना MI-17V5 MI-17 मेरे ख्याल से, ठीक है ना जी, MI-17V5। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि भारत में MI-75 की जो दुर्घटनाएं हैं उनका इतिहास क्या है, ठीक है ना। तो मुझे जो अभी तक पता चला है, तो ये पहली दुर्घटना नहीं है MI जो 17 की है देश में जो दुर्घटना हुई हो। जो सबसे पहले MI की जो दुर्घटना हुई थी देश में, वो जामनगर में हुई थी 30 अगस्त 2012 को। तो उसमें 9 की मौत हुई थी, इसमें जो सवार थे। तो जो दूसरी दुर्घटना हुई थी गौरीकुंड उत्तराखंड में, वो 25 जून 2013 को हुई थी। तो उसमें 8 व्यक्ति घायल हुए थे, उसमें कोई डेथ नहीं हुई थी। तीसरी तवांग में हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, वो हुई थी 6 अक्टूबर 2017 को, उसमें 7 मौतें हुई थी। और जो चौथी दुर्घटना हुई थी MI हेलीकॉप्टर की, वो अपने केदारनाथ उत्तराखंड में हुई थी। उसमें 3 अप्रैल 2018 को, और बड़े शुक्र की बात है कि उसमें कोई घायल या मौत नहीं हुई। और इससे जस्ट पहले जो दुर्घटना हुई थी आखिरी, जो कल हुई, उससे पहले जो आखिरी दुर्घटना हुई थी MI-17 की, वो बड़गांव जम्मू कश्मीर में हुई थी 27 फरवरी 2019 को। उसमें 6 की मौत हो गई थी। तो ये तो अभी तक मोटा मोटी एक इतिहास है देश में MI-17 की दुर्घटनाओं का, और उसमें कितने व्यक्तियों की मौत हुई, कितने घायल हुए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे सुरक्षित जो हेलीकॉप्टरों में हेलीकॉप्टर माना जाता है, और इंडिया में जो उपलब्ध है उनमें तो है ही है ये सबसे बड़ा। और इसमें राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री, तमाम वीवीआईपी के लिए जितने भी वीवीआईपी हैं उनको लेके आया जाता है जी। और अगर वहां की बात की जाए तो वहां एक तो तमिलनाडु सरकार ने जेट प्लस सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया हुआ था। जो कल सीडीएस गए थे तो हर जगह सिक्योरिटी थी। उससे पहले जो एक तरह से सॉर्टी भी हुई थी, 2 हेलीकॉप्टर गए थे। कुछ कह रहे हैं कि वहां पे धुंध थी, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि धुंध नहीं थी। वहां पे एक और देखना पड़ेगा कि LTTE का भी प्रभाव उस क्षेत्र में, तो कभी वो एंगल ना हो। दूसरा एक ये था कि पिछले साल ताइवान के जो जनरल थे, जनरल सेन यीविंग, तो उनकी भी दुर्घटना में मौत हुई थी। और माना जाता है कि वो चीन के विरोधी थे वो एक तरह से। तो इन्होंने भी एक बिल्कुल मैं आऊंगा उस वाले एंगल पर भी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप जिक्र कर रहे हैं नेहरा साहब। उनका भी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था, एडवांस हेलीकॉप्टर में से एक था। मैं उससे पहले इसी एंगल को लेकर सुखवेंद्र राठी जी के पास आ रहा हूं। कर्नल साहब, तो इसमें थोड़ा सा एक मैं जिक्र करूंगा, करना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने 5 दुर्घटनाएं बताई हैं, तो उसमें जो सबसे आखिरी वाली थी दुर्घटना, वो दुर्घटना नहीं थी केशव। जो 27 फरवरी 2019 को दुर्घटना हुई थी जम्मू कश्मीर के बड़गांव में। उसमें क्या था कि हमारी जो सेना थी, हमारी सेना ने हमारे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। वो पहले तो सेना ने जानकारी नहीं दी थी कि ये दुर्घटना कैसे हुई थी। आपने जब ऑपरेशन हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जो पाकिस्तानी वायुसेना के जहाज आए थे, यहाँ पे अटैक किया था, तो काफी दिन के बाद सेना ने राज खोला था कि हमने अपना ये हेलीकॉप्टर हमारे ही मिसाइल से मार गिराया है। तो कुछ इस तरह की चीजें हैं जिन पे ध्यान देना होगा, हमें चर्चा भी करनी होगी कि क्या हुआ होगा एक इतने जो सुरक्षित हेलीकॉप्टर के साथ जो हुआ है कल। तो क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सेना का पूरा जोर होता है, इसमें हर तरह की सिक्योरिटी चेक होते हैं, सेना के ही आदमी होते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये प्रोटोकॉल्स क्या कुछ होते हैं आर्मी के,
मुझे लगता है कि कर्नल साहब बेहतरीन तरीके से इसे समझा पाएंगे। कर्नल साहब, आपके पास आता हूं मैं। देखिए, ये मी-17 हेलीकॉप्टर जो है, ये आज से नहीं, इस कई शताब्दियों से, कई सालों से हम अपने फौज के टैंक से देखते आ रहे हैं। 2007-8 में आए हैं भारत के बेड़े में शामिल हुए हैं जो नहीं, उससे पहले में से आ गए थे, अपडेट हुए हैं 2007-8 में। जी जी जी। ये जो हेलीकॉप्टर है, ये हमेशा वीआईपी मूवमेंट के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वैसे ये कार्गो हेलीकॉप्टर है बेसिकली जी, क्योंकि सैचन में ड्रॉप करना है और करना तो उसमें काम आता था, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। ये जो देखिए, एक चीज हमें लेके चलना है, वो ये है कि इस देश में कहीं ना कहीं सेना का इक्विपमेंट हो या सैनिक हो, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की गई है। शायद इस देश में सैनिकों की जान की कीमत नहीं है। अगर अमेरिका में ऐसा इंसिडेंट हो जाए या एक सैनिक भी मर जाए तो उसके प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ता है। यहां पे शायद अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और इसी का रीजन है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी है कि चीज फौजी ने यूज करना है पर खरीदता ब्यूरोक्रेट है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और हमने पिछले कई सालों से देखे जा रहे हैं, कोई ना कोई डील में एलिगेशन लग जाते हैं, कुछ हो जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, और हमारी जो सेनाओं की जो अपग्रेडेशन होनी है वो हर साल पीछे ही होती जा रही है, आगे जाने की बजाय। तो ये सारी चीजें हैं। बेस आपका इक्विपमेंट वेयर एंड टियर हो गया है, हर एक इक्विपमेंट की लाइफ होती है, आप उसी को यूज करते जा रहे हैं। तो मैं इस प्रकार के सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स तो होंगे अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो उसी का, मेरे ख्याल उसी का ये एक नतीजा है। ठीक है कि आज हमने इतने सीनियर अफसर जो कि इस टाइम वो भी, क्योंकि चाइना के साथ हमारा I-to-I कॉन्टैक्ट चल रहा है, टेंशन है, और सीडीएस एक कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तीनों फौजों को इकट्ठा करके स्ट्रेटजी बनाता है, तो कहीं ना कहीं एक धक्का हमारी स्ट्रेटजी को जरूर लगा है। साहब, मतलब क्या आप इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं कि अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई खराबी या गड़बड़ी इसमें रह सकती है, कमी इसमें रह सकती है? मेरे ख्याल, देखो, वैसे आई एम नॉट क्वालिफाइड कि इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी करूं, पर जहां तक हमने भी 30 साल फौज में काटे हैं, जहां तक मेरी रीडिंग है, जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल हादसे हुए, और हमने बहुत हादसे देखे हैं, एक नहीं बहुत हादसे देखे हैं। आपने मिग के बारे में सुना होगा, उसको उड़ता कफन कहने लग गए थे लोग, हर दूसरे दिन ही कोई ना कोई क्रैश हो जाता था। तो ये कहीं ना कहीं में सरकारों की कहीं ना कहीं विफलता है, और उसका प्राइस हम भुगत रहे हैं। बिल्कुल। कामेश्वर जी के पास मैं आता हूं इसी एंगल को लेकर। देखिए, अभी कर्नल साहब ने एक कई तरह ध्यान दिलाया, जो कि ध्यान देने वाली बात भी है। अभी आज ही इनका दाह संस्कार हुआ है, और हम इस पर अभी एक्सपर्ट नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बट फौज के साथ में जो हमारे इक्विपमेंट हैं उसकी देखभाल और उसके लिए जो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए था, क्योंकि अभी जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर होगा। अब लड़ाई जो है पहले जो होती थी वो लड़ाई नहीं होगी, अब तो कहीं भी कहीं से कोई लड़ाई हो जाएगी, और उसके लिए हमारा देश तैयार नहीं हुआ, और जो पुराने इक्विपमेंट थे उसी को लेकर के। लेकिन सीडीएस साहब के आने के बाद में कुछ सरकार के परिवर्तन से भी बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं, इंप्रूव हो रही थी। और सच पूछिए तो हमारे जनरल जो सीडीएस साहब हैं वो इसी पर काम कर रहे थे, और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे, और इक्विपमेंट बहुत सारे जल्दी डिसीजन लिए गए, सरकार ने भी डिसीजन लिया, अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। और जो एंगल आप बता रहे हैं, जिसको आपने क्वेश्चन उठाया है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसको अभी
चैनल पर कहना ठीक नहीं है। मैं चंद पहलू लेकर आता हूं, कुछ थोड़े से डेटाज हैं। ये जनवरी 2020 की घटना है जिसका जिक्र नेहरा साहब भी कर रहे थे। ताइवान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल शेन यीमिंग, उनके साथ 8 लोग जो हैं वो शहीद हुए थे। पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ था। चाइना और ताइवान के संबंध कैसे हैं, बाद में जांच में निकल कर आया कि चाइना ने उसके जो सिस्टम कंट्रोल था उसको हैक किया था। 2020 में फ्रांस की ही एक एरोस्पेस कंपनी है थेल्स, उसने अपना एक बुक पब्लिश की, साइबर थ्रेट हैंडबुक, और कहा कि साइबर अटैकर्स के निशाने पे जो एरोस्पेस है वो है। 2017 में यूएस की अटलांटिक सिटी में बोइंग 757 को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर जो है वो हैक किया गया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने इस तरह की हैकिंग को किया था। तो जब ये सारी चीजें थोड़ा सा R&D करते हैं सर, तो कामेश्वर जी इसमें ये एंगल अपने आप निकल कर आता है, कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अभी तो ये भी कहा कि जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी या तमाम जब और पहलू खुलेंगे आगे तब ये चीजें निकल कर आएगी, लेकिन एक एंगल तो हो सकता है ये भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे हम इनकार नहीं करते। हम जो हैं, मैं भी एक टेक्निकल आदमी हूं, मैं रडार का काम किया हुआ है और फॉरेन इक्विपमेंट में भी हम ट्रेंड हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में बोल नहीं सकते, लेकिन जो हैकिंग का एंगल जो आप बता रहे हैं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंगल है, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सारी कार्रवाइयां हम सुन रहे हैं। अभी तो हमने न्यूज चैनल से ही सुना है कि हर तरह का चेक किया गया था और सीडीएस के साथ में सारे देश के क्रीम बैठे थे, उनके साथ जो इंपॉर्टेंट लोग थे वो बैठे हुए थे। और ये हादसा होना, क्योंकि उस जहाज में, उस हेलीकॉप्टर में भी ऐसी चीजें बनी हुई थी कि उसमें बर्न नहीं होना चाहिए था। आग की लपट जो दिखाई पड़ रही है, इतना देर तक आग होता नहीं है, जो मुझे जानकारी है उसके अनुसार। उसका सर एक कारण यह भी बताया जा रहा है, हालांकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर पाएंगे। तकरीबन 2600 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है जी। उड़ान तकरीबन 7-8-10 मिनट की अगर भरी होगी तो उसके हिसाब से भी हम ये मान सकते हैं कि 1800 लीटर के आसपास फ्यूल उसके अंदर मौजूद था। तो वो क्रैश, और उस क्रैश के दौरान इतना भारी मात्रा में फ्यूल उसके अंदर मौजूद होना, ये कारण हो सकता है एक बहुत खतरनाक आग का। नहीं, आग लगने का कारण तो हो सकता है फ्यूल का, लेकिन उससे पहले ही जो उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए गए हैं उसके अनुसार उसमें आग लगना नहीं चाहिए था। और उसमें फायर सिस्टम भी है, उसमें ऐसा टेक्निकल, जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार, कि अगर ऐसी कोई घटना घटती है तो उसको वो आग को तुरंत बुझाने की कोशिश करेगा। जिस तरह से आग लगी है वो एक जांच का विषय है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं ठाकरन साहब आपके पास आता हूं। किसी भी सैनिक की क्षति वो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। परिवार भी मजबूत होते हैं मानसिक तौर पर, साथी भी मजबूत होते हैं, लेकिन सर कहते हैं कि दिल तो दिल होता है, रिश्ते तो रिश्ते होते हैं। ऐसे में परिवार का हमने देखा आज बड़े शौर्य और धैर्य के साथ कर्नल साहब की जो दोनों बेटियां हैं, कृतिका और तारिणी जी, उन्होंने कितने संवेगों को संभालते हुए बाहरी तौर पर मुखाग्नि दी अपने माता पिता को। लेकिन जो पीड़ा दिल के अंदर होती है वो एक सैनिक या उसका परिवार ही समझ सकता है। सूबेदार साहब इस बात को। बिल्कुल आप बहुत ठीक कह रहे हो ये बात तो, लेकिन आप जो फौजी होते हैं उनके परिवार भी बहुत ही मतलब डेडिकेटेड हो जाते हैं और देश के प्रति उनका बहुत ही ज्यादा वो रहता है कि वो ऐसी सिचुएशन में भी अपना जो है वो नहीं हारते हैं। और फौजी, क्योंकि फौजियों के परिवारों को इस तरह की आदत हो जाती है कि उन्होंने पता ही है कि भाई जो डिफेंस है वो देश की रक्षा के लिए तो बनाई है, तो उसमें इस तरह के हादसे भी होंगे और इस तरह की घटनाएं भी होंगी। तो उनका जो दिल है वो कहीं और जो कॉमन लोग हैं, जो पॉपुलेशन होती है उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग उन्होंने होना पड़ता है। इसलिए ये जो दो बेटियां हैं इनको भी, क्योंकि इनके पिताजी एक देश के बहुत बहादुर जनरल थे और उनको नाज था भाई, तो इसलिए वो इतने ज्यादा भावुक तो होना पड़ता है। ये तो एक सिस्टम है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत संभालते हैं। और एक साथी के जाने का दुख जवानों को बहुत होता है। इस पर तो एक हमारे एक जवान ने लिखी है, देश के ऊपर जान जोग दी, लिख चिट्ठी में डाल दियो, साथ रहनिया संग के साथी, मेहर मेरे पे फेर दियो। ये हरियाणा का एक हमारा शहीद था। तो इस दुख को तो बहुत, लेकिन फिर भी फौजी को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि फौजी एक ऐसा वो है कि उन्होंने जब जिस दिन फौज ज्वाइन करते हैं तो उसी दिन से देश की सेवा वो पहले मानते हैं। और
ऐसा लड़ाइयों में होता भी है कि साथी अपना बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा दोस्त है, लेकिन वो आपके सामने ही उसको गोली लग जाती है, तो फिर भी फौजी ने हिम्मत रखनी पड़ेगी। वही एक बहादुरी है। बिल्कुल। तेजवीर जी, मैं आपके पास आता हूं सर। इसमें मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल। मेरे को ये लगता है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेज, जैसे राठी साहब ने बताया था कि भाई हम पुराने इक्विपमेंट्स पे ही चल रहे हैं, हमारे कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं आ रहा है। तो पिछले 3-4 सालों से तो हमको ये सुनने में आ रहा है कि बहुत प्रोक्योरमेंट हुई हैं, इक्विपमेंट बहुत खरीदे गए हैं। क्योंकि मैं तो 20 साल पहले आ लिया था फौज से, 2000 में आ लिया था। लेकिन अभी का जो लेटेस्ट है, जैसे कि अभी साहब बता रहे थे कि भाई अगर इतना मॉडर्नाइजेशन भी नहीं है, जैसे कि एक वीआईपी मूवमेंट है और उसकी भी अगर आपको ठीक ठाक वो नहीं है, तो ये कहीं हमारी लैब्स हैं। तो इस लैब्स को तो या तो जो टेक्निकल जो सिस्टम है उसमें कहीं गड़बड़ है, या मेरे को इस पर एक डाउट और भी आता है जी कि भाई ये एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए। टेक्निकल सिस्टम से अगर होता है तो इसमें बहुत ही हमारी कमी है। ये टेक्निकली ये होना नहीं चाहिए था किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये बहुत ही हाई लेवल का मूवमेंट था। तो इस तरह से एक हमारे बहादुर जनरल को और उसके स्टाफ को इस तरह से अगर गड़बड़ हो जाती है, तो फिर हमारे अपने टेक्निकल पे बहुत ही इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। एक तो ये, दूसरा मेरे को इसमें डाउट आता है कि भाई ठीक है, आपने जैसे अभी गिनवाए थे कि आपके भाई 4-5 इंसिडेंट हुए हैं, तो आपको जब ये पता है कि भाई इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं, तो मेरे को यहां एक बात पर डाउट होता है कि ईस्टर्न सेक्टर तो ठीक है, वहां तो इंसिडेंट हो सकते हैं कि बर्फ पड़ती है, वहां का मौसम ठीक नहीं है, नहीं वहां तो ये, लेकिन ये जो साउथ का एरिया है, मानते हैं वहां थोड़ी बहुत पहाड़ियां हैं वो नीलगिरी के उसमें, लेकिन इतना तो नहीं है कि आपका मौसम वहां बहुत ही खराब हो गया और उससे आप फिर इतना भी आपका अगर इक्विपमेंट में वो प्रोटेक्शन नहीं है, तो आप फिर कैसे वहां सर्वाइव करोगे? जहां प्लेन गिर रहा, जहां पर वो बिल्कुल प्लेन है, वो तो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यार इतना तो आप कंट्रोल करोगे, इतना तो टेक्निकली आपको फिट होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे हो वीआईपी उस पे और उसको गिर रहा है ऐसे ही, ये तो फायर प्रूफ सब कुछ होता है, सब सिस्टम है उसमें। तो उस सिस्टम को यूज क्यों नहीं किया गया? जो कमांडर बैठे थे जहां भी, जो एटीएस है, जो भी उनको क्यों नहीं कंट्रोल किया उन्होंने? ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि भाई सिस्टम में वो, तो इसकी इंक्वायरी तो होनी चाहिए होगी, और जो भी डिफॉल्टर है उसको तो इसको पनिशमेंट होनी चाहिए। अब भाई ये क्या कर दिया? लेकिन मेरे को एक डाउट लगता है कि कहीं ना कहीं इस सिस्टम में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो देश, हमारे जो दुश्मन देश हैं, उनकी कहीं कोई थोड़ी बहुत चाल हो सकती है, ये मेरे को लगता है। ठीक है, तेजवीर जी आपके पास मैं आता हूं, रखिए अपनी बात सर। देखिए ऐसा है, जैसे कि सभी एक्सपीरियंस लोग हैं, सब लोगों ने बताया, मुझे ये लगता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट इसमें था और इधर उधर का कुछ नहीं है, ना मुझे लगता चाइना का या पाकिस्तान का, क्योंकि हमारे जो सीडीएस हैं वो हमेशा हेलीकॉप्टर से दौरे करते रहते थे, आते रहते थे, जाते रहते थे। और रत्नागिरी जो एरिया है वो पहाड़ी एरिया है। उसके अलावा उस दिन मौसम भी कुछ खराब था। मौसम खराब होने के कारण एक आपने तस्वीर देखी होगी, उसमें जैसे फॉग थी, और फॉग में जैसे बादलों में वो हेलीकॉप्टर घुसता है, पता नहीं लगता कि कहाँ चला गया। बहुत खराब होता है नॉर्थ एरिया में। हाँ JNK साइचिन ग्लेशियर, वहां भी तो जाते हैं हेलीकॉप्टर। हाँ, अगर ऐसा सिस्टम नहीं है तो एंटी फॉग सिस्टम इसमें बताया जा रहा है। और उससे बड़ी बात, उससे पहले 2 हेलीकॉप्टर्स ने स्काउट किया था, और मौसम अगर उड़ान के काबिल ना हो तो फिर फ्लाइट को रद्द कर दिया जाता है, रद्द करना चाहिए। और उसके अलावा भी क्या है कि लैंड करने का टाइम मुश्किल से 6 मिनट बाकी था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट इसके अंदर हुआ है, और कोई इस तरह की कोई और मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई किसी कंट्रीज की हो, और ये जांच का विषय है। बिल्कुल। और जांच होने पे ही सब आप कह सकते हो कि भाई ये कुछ जो भी उसमें से निकल के आएगा, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ होगा। मेरे को एज ए फौजी मेरे को एक चीज ये लगती है कि पिछले 2-3 सालों से जो चल रहा है चाइना का, पाकिस्तान का, जनरल CDS जो राव साहब थे,
इनसे ये हमारे को इतने हम स्ट्रांग हो चुके थे कि इनको अभी उनको डर लगने लगा था पाकिस्तान को और इनको और नरेंद्र मोदी साहब की उससे, और भाई हमारी इतनी बोल्डनेस हो गई थी कि हम ये कहना चाहते थे कि हम कभी भी अगर कोई वार होगी या किसी की थ्रेटनिंग होगी तो उससे हम उसको हटेंगे नहीं, हम उनको जवाब देंगे। तो उन्होंने एक जो अभी आपने साइबर जो बात करी थी टेक्निकल चीज, वो जब उनने डेवलप कर रखी है हैकिंग का, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम टूट गया। तो कम्युनिकेशन ऐसे एकदम से कैसे टूट गया? मौसम अगर खराब भी होता है तो ये कम्युनिकेशन तो नहीं टूटना चाहिए था। मौसम खराब भी होता है तो वो डाइवर्ट कर देगा फ्लाइट। और कम्युनिकेशन टूटने के दौरान तो सर एटलीस्ट कम से कम जो पायलट को पायलट है उन्हें ये तो पता लगता है कि कम्युनिकेशन टूट चुका है। अच्छा, 2 इंजन होते हैं इसमें, लेकिन हैकिंग में तो सर होता क्या है, हैकिंग में तो वही कंट्रोल करते हैं, वही जो हैकर है वही कंट्रोल करता है। इस डाउट को इसमें, इस चीज को मेरे को भाई ये कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल जो इस तरह की टेक्निकल चीज है वो इसमें बीच में आई है। ये जो आप पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मॉडर्नाइजेशन की जो बात कर रहे थे ठाकरन साहब, मैं तो उसके ऊपर इतना ही कह सकता हूं, टू लिटिल एंड टू लेट। और जहां तक हैकिंग की बात है, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि हैकिंग हो सकती है नहीं हो सकती है। जब आप इतने सीनियर अफसर को, इतने बड़े ओहदे के अफसर को आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इन सारी चीजों के ऊपर आपकी ड्रिल होती है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जो फॉलो किया जाता है। तो इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल में हम इस बात को छोड़ के कैसे हम जवानों का लाइफ बढ़ा सकते हैं, कैसे विधवाओं के लिए हम मदद कर, लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ये हमारा एक पॉइंट था, इस पॉइंट पर हमने काफी कुछ डिस्कस भी किया। और मैं अब नेहरा साहब आपके पास आता हूं। 2015 में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था एक बार, सीडीएस साहब का ही हुआ था। जान उसमें बची थी और उतरने के बाद कहा था कि पहाड़ी हूं, ऐसे ही मरने वाला नहीं हूं। और उनकी जो स्किल्स थी वो गोली और बोली दोनों से उत्तर देना जानते थे, क्योंकि अगर कोई भारतीय सेना का प्रमुख यह बात कह सकता है कि हम पहली गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर उस तरफ से गोली चली तो फिर हम गोलियों की गिनती नहीं करेंगे, वो कोई ऐसी शख्सियत ही कह सकती है। नेहरा साहब। देखिए केशव, हम सिर्फ ये नहीं कहते कि जनरल सीडीएस विपिन रावत ही ऐसे थे। हमारी जो फौज है वो हाईली प्रोफेशनल डेफिनेटली उसको माना जाता है विश्व में। वो हाँ, उसमें क्या है कि चाहे जनरल हो या जवान हो, वो बड़े अनुशासन में रहते हैं, एक ही बात कहते हैं, जो उनको ऑर्डर मिलता है उसको फॉलो करते हैं, उसको पूरा करते हैं और इधर उधर की बात नहीं कहते। उनका जो देश सेवा है वो ही, और देश की रक्षा करना वो उनके लिए सर्वोच्च है। तो देखो, ये तो कहना, बार बार कहना उचित नहीं लगता कि वो ये थे, उनमें इस तरह की भावना कूट के, क्योंकि हमारी जो ट्रेनिंग है। नहीं सर, भावना तो सब में बराबर है, भावनाओं की तुलना नहीं है सर, हाईली प्रोफेशनल भावनाओं की किसी की भी तुलना नहीं है। एक छोटे सैनिक से लेकर के और सीडीएस तक किसी की भावना के ऊपर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं है। यहाँ बात थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी की आ जाती है, एक डिफरेंट क्वालिटी की आ जाती है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या जीजीवी साथ थी उनमें, जीजीवी साथ ही उनमें जो जीने की जो कहते थे एक भावना, एक प्रबल इच्छा, तो अच्छी बात है उसमें। अब बात यह है कि हम चर्चा क्यों ना करें, तो ये क्या कारण रहे होंगे। अभी एक जो घटना है, दुर्घटना है, उसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि AN-32 विमान है, वो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था। चेन्नई से उसने उड़ान भरी थी, जून 2016 की बात है, शायद आपको पता होगा। तो वो बीच में कहीं खो गया। लगभग 5.5 साल हो गए उस दुर्घटना को। उसमें 29 लोग सवार थे, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला है, मलबा कहाँ है, वो जहाज कहाँ है, वो सैनिकों के नाम से वो बरामद हुए, कुछ भी तो उसके बारे में पता नहीं चला है। तो चेन्नई ये नहीं कह सकते कि हम कि एक सेफेस्ट जगह है तमिलनाडु, तो दिक्कतें हैं वहां पे, और इन चीजों से सबक लेना चाहिए था। अभी एक बात उठी रक्षा सौदों में दलाली की, ठीक है ना, और घटिया जो लेवल के उपकरण आने की,
तो ठीक है, काफी बातें इसमें सही हैं, लेकिन जो उपकरण आ गया, जब जैसे MI-17 जो अपना V5 है, उसमें ये तो नहीं कह सकते कि हम ये बिलो स्टैंडर्ड एक हेलीकॉप्टर है। भाई अच्छा स्टैंडर्ड है इसका, इसमें नाइट विजन डिवाइस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सर्वाइवल की सारी किट्स वगैरह हैं। अभी एक प्रतिभागी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि आग कैसे लगी उस पे। भाई आप ये नहीं कह सकते कि उसमें जो फ्यूल टैंक है कि वो पूरा भरा जाता है। जो एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको इतनी दूरी तय करनी है, इसमें इतना लोड है और इसको हम मैक्सिमम कितना दूर तक उड़ाना चाहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूल भरा जाता है। ये नहीं कि आपने आधा रख दिया या पूरा भर दिया है, वो एक अलग चीज है। उस पर हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्यूल के कारण इस तरह का हादसा हो गया होगा, क्योंकि जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है तो उसको बचाया जाता है। अब बात आ जाती है कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये बिलो स्टैंडर्ड कोई विमान था या हेलीकॉप्टर था। अब बात आ जाती है, भाई हो सकता है कि इसके मेंटेनेंस में कमी रहेगी हो, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मेंटेनेंस में कमी है, एक इंडिविजुअल फॉल्ट है, अगर किसी व्यक्ति की गलती है, तो फिर सर इसकी क्षति नहीं की जा सकती जी। फिर जैसा कि कामेश्वर जी ने भी कहा, हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है पहलुओं पर। तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो एक नेग्लिजेंसी है, वो एक अच्छा। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि कोई यांत्रिक गड़बड़ी रही होगी विमान में। ये कहीं से भी गले नहीं उतर रही कि इतना सुरक्षित जो हेलीकॉप्टर है वो अपनी किसी गड़बड़ी के कारण शिकार हो जाए। इसमें क्या है कि सेफेस्ट मोड में रहता है ये, इस तरह की मूवमेंट के लिए जब चलता है कोई हेलीकॉप्टर। बिल्कुल ऐसा है, चीजें बहुत सारी है, हम ये नहीं कह रहे कि जी। तो एलटीटी का जो अपना एक वो है ना, एक एंगल, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। काफी तरह की चीजें हैं वहां पे और बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास। बहुत ज्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा हमारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं। कामेश्वर जी पॉइंट रख रहे हैं, फिर मैं आता हूं। कामेश्वर जी, तो अब इसके ऊपर जो हम चर्चा कर रहे हैं वो तो चर्चा चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो प्रोग्राम लेकर वो चले थे, जो मॉडर्नाइजेशन वो करना चाहते थे, जो आर्मी में चेंजेस लाना चाहते थे, उसको आगे बढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ एक और भी जरूरी बात है कि जो परिवार पीछे रह गया है, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि सरकार जो है आज तो खूब हल्ले हो रहे हैं, सब जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद जो जेसीओ जवान या जो भी उससे कनेक्टेड लोग हैं सीनियर, उनके जो पीछे रह जाते हैं, उनकी देखभाल, उनका ध्यान रखना ये जरूरी है। पहले भी ऐसे बहुत हादसे हुए जिसमें उनके परिवार को आज तक वो कई चीजें जो हैं उनको बोल करके भी नहीं हुई। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि उनका ये होगी, ताकि आगे आने वाली जो घटनाएं हैं उसके लिए मोटिवेट होंगे लोग, और मोटिवेट हो करके उनकी फैमिलीज को, उनके परिवार को, दूसरे जो सैनिक हैं वो देखेंगे। अभी कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जबकि हमारे सैनिक अभी जो लड़ रहे हैं वो देखते हैं कि फौज जो विधवाएं हैं, जो विडोज हैं, जो वीरांगनाएं हैं, उनके साथ क्या उनको तकलीफ है। तो इस टाइम में ये भी एक चर्चा का विषय है कि जो पीछे रह गए हैं उनका देखभाल, उनका ख्याल, ताकि देश की जो प्रतिष्ठा है उसके लिए और भी लोग मोटिवेट होंगे। बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, देखिए अभी हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं कि कोई भी रीजन रहा हो एक्सीडेंट का, पर कहीं ना कहीं टेक्निकली, या वैसा अगर आप ये भी कहें कि एलटीटी का या वो, तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही है। अगर हम पूरे दुनिया का अगर हम उठा लें डाटा कि क्रैशेस किस देश के कितने क्रैशेस हुए हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इंडिया में टॉप में से। तो टेक्निकली वी हैव नॉट स्ट्रांग, हमने नहीं किया है। और ये तो चीज छोड़ दीजिए, हम जब एक्सरसाइज करते हैं यूएस ट्रूप्स के साथ, इजरायली ट्रूप्स के साथ, ऑस्ट्रेलिया ट्रूप्स के साथ, तो हमारा मुंह खुला रह जाता है। जिस तरह का इक्विपमेंट, जिस तरह का उनका किट, इक्विपमेंट, वेपन, जिस तरह से उनके पास है, वो देख के हमारा मुंह का मुंह खुला रह जाता है। हम स्ट्रांग हैं, हम प्रोफेशनल नहीं हैं, हमारे प्रोफेशन के ऊपर कोई हमारी उंगली नहीं उठा सकता। यही कारण है
कि कारगिल जैसी लड़ाई मैं कहता हूं कि दुनिया की कोई भी आर्मी नहीं लड़ सकती। ये केवल इंडियन आर्मी थी जिसने कारगिल की लड़ाई लड़ी और जीती। तो प्रोफेशन में हम नीचे किसी से कम नहीं है। चाहे हमारा कोई भी अफसर यूएसए में स्टाफ कॉलेज करने जाता है, कोई भी कोर्स करने जाता है, मैं आपको बताता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। और ये हमारे गौरव के लिए, हमारे लिए बात है कि हम हमेशा, हमारा अफसर हमेशा फर्स्ट आता है वहां पे। तो प्रोफेशनली पर इक्विपमेंट जहां तक है हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा ओवर अ टाइम, ठीक है, जिसका भुगतान हम भर रहे हैं और इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हम सहन कर रहे हैं। बिल्कुल। जनरल रावत की अगर कुछ ड्रीम मिशंस की मैं बात करूं तो जिस तरह से सर ईस्टर्न कमांड और वेस्टर्न कमांड को मजबूत कर, जो दोहरा खतरा रहता है हमेशा नॉर्दर्न कमांड पर, इधर पाकिस्तान उधर चाइना, उस पर वो वर्क कर रहे थे। और हरी झंडी ऐसा कहते हैं, जो सोर्सेज की खबर है कि नहीं मिल पा रही थी बीते कुछ समय से जब वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसे आसार थे कि 26 जनवरी के बाद सारा एक तरीके से डिप्लॉयमेंट कहें या मॉडर्नाइजेशन कहें या ड्रास्टिक चेंजेस कहें, और सबको लेकर आगे बढ़ाने का वो सोच रहे थे, कदम बढ़ा चुके थे। तो उनके पद चिन्हों पर या कहें कि उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाने की जो जिम्मेदारी होगी वो अगले सीडीएस की होगी। अगर इस पहलू पर भी हम बात करते हैं तो क्या कुछ लग रहा है किसका पलड़ा भारी हो सकता है? राठी साहब, मैं आपके पास ही आता हूं सवाल को लेकर। देखिए, जनरल रावत ने कई बार स्टेटमेंट दी है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान उसके बाद। वो हमेशा कहते हैं हमारे पास ढाई दुश्मन है। एक चाइना, एक पाकिस्तान और आधा देश के अंदर ही। तो ये स्टेटमेंट वो देते थे और इसी के ऊपर वो काम कर रहे थे। ईस्टर्न कमांड, जहां तक की बात है, ईस्टर्न कमांड सारा का सारा चाइना बॉर्डर के ऊपर, जितना चाइना बॉर्डर का एरिया आता है मोस्टली, ठीक, वो ईस्टर्न कमांड के पास है। तो ईस्टर्न कमांड को मजबूत कर भी हमने जो 65 की लड़ाई लड़ी थी चाइना के खिलाफ, तो चाइनीज अरुणाचल प्रदेश में बहुत अंदर आ गए थे। तो वो बड़ा खतरा रहा है। और ओवर अ टाइम हमने देखा है कि चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। बॉर्डर तक उन्होंने रोडें बना ली हैं, गांव बसा दिए हैं, ठीक है, मूवमेंट बहुत ज्यादा है उनकी। तो ये सारी चीजें देखते हुए, ठीक है, जनरल रावत इस चीज के इस नतीजे पे पहुंचे थे कि कहीं ना कहीं उनको था कि मिस चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमको उसको काउंटर करने के लिए हमको, और अभी मिस हमारी फौजें भी बड़ी हैं, ठीक है, नए नए डिवीजन भी रेज किए हैं। तो ये सारा चाइना थ्रेट को देखते ही हुआ था। बिल्कुल। मैं आगे बढ़ता हूं सर, थोड़ा समय की कमी है, इसलिए मैं एक फाइनल कमेंट आप सभी से ले रहा हूं। और मैं कामेश्वर जी शुरुआत आपसे कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस बारे में भी जानकारी दें हमारे दर्शकों को कि अगले सीडीएस की जिम्मेदारी कौन संभाल सकता है। देखिए, इसके बारे में हम अभी क्योंकि कई नाम इसमें आ रहे हैं, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं। शायद कर्नल साहब इसके बारे में आपको नए सीडीएस कैसे होने चाहिए, एक तो जो रास्ता इन्होंने दिखा दिया, सबसे पहला जो आदमी होता है, अभी ये पहले सीडीएस थे और इनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, इनके क्रिटिसिज्म भी बहुत हुए, जो भी काम करते थे उसमें कुछ सपोर्ट में कुछ उसमें बोलते थे। इन्होंने एक रास्ता तय कर दिया है, अब उसी रास्ते को आगे बढ़ाना है। तो जो आने वाले सीडीएस होंगे उनका काम जो है वो आसान होगा। बाकी आर्मी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हमारे एक से एक अच्छे जनरल्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, और ये अभी प्रक्रिया कुछ दिन चलेगी और इसका फैसला जैसे होगा वो देश को पता लगेगा। राठी साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, जो अभी साहब ने बोला है, इस देश में अनुभव की कमी नहीं है। अगर आप याद करें, जनरल रावत को भी 2 जनरल्स को सुपरसीड करके उनको चीफ बनाया गया था। तो इस देश में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। दूसरे जनरल्स हैं वो भी इक्वली क्वालिफाइड है। हाँ, इनका जो लॉस है उसको तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, मगर इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। आपकी देश की सेनाएं, ठीक है, मजबूत हैं, उनका लीडरशिप मजबूत है,
आज तक चाहे वो 47 की लड़ाई थी, 62 की थी, 65 की थी, 71 की थी, कारगिल की लड़ाई थी, इस देश ने, इस देश की सेनाओं ने इस देश को कभी नीचे नहीं देखने दिया, इस देश के वासियों को नीचे नहीं देखने दिए। और मैं एक सैनिक होने के नाते अपने भारत के सभी नागरिकों को ये आश्वासन दिलाता हूं कि ये सेना, आपकी सेना आपको कभी नीचे नहीं देखने देगी। तेजवीर जी, फाइनल कमेंट। देखिए, जहां तक नए सीडीएस की बात है तो उसमें फिलहाल नंबर जो है सबसे सीनियर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और मुझे लगता है कि सरकार जो है इन्हीं को अगला सीडीएस बनाएगी। ठीक है, ऐसा लगता है। ठीक है, ठाकरान साहब। मैं तो ये कहना चाहता हूं इस पर कि सीडीएस जो भी पैनल है वो बने, कोई भी अच्छा डिफेंस से, आर्मी से ही लिया जाए, जहां तक मेरा थोड़ा वो है एक्सपीरियंस, क्योंकि जो बैटल फील्ड है, जो लड़ाई का मैदान है, वो लैंड का ज्यादा है, तो लैंड से ही, जमीन से होना चाहिए। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूंगा कि सीडीएस बने, कोई भी बने, लेकिन देश की मॉडर्नाइजेशन पे, और जैसे कि राठी साहब ने पहले बोला था, इक्विपमेंट बढ़िया से बढ़िया प्रोक्योरमेंट होने चाहिए, और फौजियों को जितनी ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाए वो सरकार करे। बिल्कुल ऐसा है। नेहरा साहब, फाइनल कमेंट। देखिए, तो केशव, सरकार पर डिपेंड करता है कि किन्हें सीडीएस बनाए। वो बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी एक क्वालिफिकेशन पे नहीं बनाया जाता है, ना ही वो किसी एक एक्सपीरियंस के आधार पे बनाया जाता है, वो बहुत चीजों पे ध्यान रखना होता है। तो अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि किन्हें बनाया जा सकता है, अभी तो पैनल भी नहीं बना है। अब देखें सरकार का रुख क्या रहेगा, कब घोषणा करती है, क्या होता है, तो ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर आप सभी का। लेफ्टिनेंट रिटायर्ड कामेश्वर जी, रिटायर्ड कर्नल सुखविंदर जी, सूबेदार साहब ठाकरान साहब, इंस्पेक्टर साहब तेजवीर जी, अमित नेहरा जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद इस पैनल में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।